जीवन की चारों अवस्थाओं में यौवन सर्वाधिक ऊर्जावान अवस्था होती है। जीवन का यह कालखंड किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या प्रकारांतर में संपूर्ण विश्व की दशा और दिशा को निर्धारित करता है। यह युग का जुआ होता है जिसके कंधों पर उत्थान और प्रगति का दायित्व होता है। इतिहास साक्षी है, विश्व में जहां भी युवा शक्ति संगठित और अनुशासित हुई, उस देश ने सफलता और विकास की नई इबारत लिख डाली। जिंदगी जीने का सलीका और जिंदगी जीने का ढर्रा इंसान को खुद तय करना पड़ता है। ये हमें ही तय करना होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आज के युवा, जैसे आप कह रहे हैं, युवा दिवस आने वाला है, एक दिन मनाएंगे हम, और एक दिन में सिर्फ हम सब नहीं कर सकते। एक दिन बैठकर उन्हें स्मरण कर लेने से नहीं काम बनता है, एक दिन बैठकर उन्हें आत्मसात करने से काम बनेगा। अगर उस दिन हम उन्हें आत्मसात कर लें और कोशिश करें कि इस साल सिर्फ उनके एक आदर्श को हम अपने अंदर कर लेंगे, तो मुझे लगता है 5 साल में शायद उनके 5 आदर्श, हमारे गुण आज हमारे अंदर आ जाएं, तो मुझे लगता है आज का युवा बहुत कुछ पा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में युवा पीढ़ी अपनी शक्ति बोध के अभाव के बगैर भौतिकतावाद, अनुशासनहीनता, हिंसा, अनाचार और लक्ष्य विहीनता के अंधतमस में भटक रही है। बोलते हैं कि नहीं मेरा लाइफ है, हमें अपने जीने का, हम पुरानी बातों को लोग भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को अपने तरीके से जी रहे हैं, जिसमें बहुत चीज़ ऐसा गलत करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसे युवाओं के लिए आत्मज्ञान का अजस्त्र प्रकाश और प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमेशा से यही कहते थे कि हमारे देश के युवा तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उन्हें सही दिशा, सही मार्ग बताया जाए। आज हमारे देश के युवाओं के साथ दिखाया भी जाए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कई सारी रास्ते हैं, जैसे कई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी विवेकानंद के बारे में जान पाते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। आज जब नवीनतम और पुरातन परंपराओं में टकराव की आहट सुनाई पड़ती है, जब सेवा अखबारों के पृष्ठों की सुर्खियां बनकर रह गई है। देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमने जिन लोगों को हम महापुरुष की श्रेणी में रख रहे हैं, उन्हें या तो अब हम किताबों में देखते हैं या तस्वीरों में देखते हैं। उनके बताए गए चीज़ों को बस क्लासरूम में हम पढ़ते हैं और वहीं तक भूल जाते हैं। और हमारे यहाँ उनके बारे में स्टडी भी ऐसे ही कराई जाती है कि हम सिर्फ उन्हें आदर्श पुरुष समझें, उनके आदर्शों को फॉलो हम नहीं कर पा रहे। आज जब शिक्षा और ज्ञान में अभावात्मक सोच प्रभावशाली हो रही है, आज जब धर्म की विद्रूपताएं समाज को अस्थिर कर रही हैं, आज जब आदर्शहीनता के दौर से दुनिया गुजर रही है, जब मानसिक शक्ति दुर्बलता का शिकार हो रही है, जब मूल्यों में सतत छिजन हो रहा है, ऐसे में आशा के ज्योति पुंज हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने जो भी बात कही है, मैं उन बातों को फॉलो करता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि ये आज के युवा अगर माने तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये युवाओं के लिए ऊर्जा के अक्षर स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी जी आह्वान करते हैं, हे युवकों, सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, गरीब, मूर्ख और पददलितों के दुख को हृदय से अनुभव करो, ऐसे में युवाओं में एकता, समानता और संवेदना के भाव का उद्रेक दिखाई पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमारी जो मेंटलिटी होती है, हमारी जो सोच होती है, सबसे पहले उनको डेवलप करना होता है कि हम कितनी अच्छी सोच रखते हैं, और हमारी सोच अच्छी होगी तो सब सही होगा। स्वामी जी जाति, संप्रदाय और शूद्र मानसिकता की दीवारों को तोड़ते हुए भारत का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमाशंकर हैं। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र तुम्हारे रक्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो। वैसे तो हमको लगता है जहाँ तक सारे युवा इस बात को मानते ही हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी बातें हैं जो नहीं मान पाते, जैसे कि धर्म से संबंधित हो या फिर बहुत सारी ऐसी और बातें हैं इसमें नहीं मान पाते। गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर विवेकानंद के बताए रास्ते पर अगर आज वो चले, तो उनको जिस राह पे चल रहे हैं
जिस राह पे वो चल रहे हैं उनको एकदम क्या बोलते हैं, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। स्वामी जी ने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और साथ ही साथ मूर्ख देवो भव और दरिद्र देवो भव के मंत्र का आत्मसात करने का आह्वान किया। निश्चित तौर पे विवेकानंद के आदर्शों पे चलने वाला युवा आज की तारीख में बहुत कम है। वे हमारे आदर्श हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 39 वर्षों के कालखंड में मूल्यों को आत्मसात किया, अपने जीवन और व्यवहार में ढाला, उपदेश और प्रवचन से पढ़कर धरातल पर स्वयं को स्थापित कर आदर्श प्रस्तुत किया। शायद इसलिए देश, काल, सीमा और सरहद के दायरों से बाहर निकलकर विवेकानंद सभी के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। आज का हमारा यह कार्यक्रम हमारे खास युवा नौजवानों को समर्पित यह कार्यक्रम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंकड़ों की अगर माने तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि भारत युवाओं का देश है। जाहिर सी बात है, युवा हैं तो उनके सपने भी हैं और हमारी मान्यता है कि इन सपनों को आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ साथ विस्तार भी मिलता है। हम यह भी मानते हैं कि हर कामयाबी के पीछे एक छोटा सा सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए हर युवा एक ऊंची उड़ान भरने की कोशिश भी करता है। इन युवाओं के इस उड़ान को पंख लगाते हैं उनके राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आसपास के वातावरण के सरोकार। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम में, युवाओं के सपनों को पंख। हम जानना चाहेंगे अपने विशेषज्ञों से और ऐसे लोगों को हमने आज आमंत्रित किया है जो अपनी क्षेत्र में युवा होते हुए भी उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आज हमने इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है सबसे पहले स्वामी भवेशानंद जी को, जो रामकृष्ण मिशन से हैं। हमने आमंत्रित किया है आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दीपशिखा को, जिन्होंने भी काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की है लेकिन सामाजिक सरोकारों में आज भी लीन है। बाकी इनकी जो बाकी योग्यताएं हैं वह हम बाद में भी बता सकते हैं आपको। हमने दो ऐसे नौजवानों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिन्होंने लीक से हटकर समाज के लिए कुछ करने की सोची है, अपनी उच्च शिक्षा को दरकिनार कर लोगों के लिए प्रेरणा बनने का भी काम किया है। हमारे साथ हैं देवांश काड़ोदिया। इनकी बाकी जो कार्यकलाप हैं वो हम आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने कार्यक्रम में बताएंगे। हमारे साथ हैं मोहित जालान, जो इन्होंने भी बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त की और लोगों से हट करके अपने लोगों को जो कल नौकरी पेशा हुआ करते थे उनको व्यवसायी बनाने में इन्होंने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे दीपशिखा से। दीपशिखा, आप महिला वर्ग से आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, आपने जैसा बताया था कि आप क्या आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं आपके पास? मैंने BSc IT किया है जी, और उसके बाद मैंने उषा मार्टिन से 2 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेलीकॉम का डिप्लोमा किया है। आपने नौकरी नहीं की? नहीं, मैंने नौकरी नहीं की। मेरे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही पंचायत चुनाव हुए, जिसमें मैंने अपनी नौकरी को छोड़ के एक लोगों के प्रतिनिधि बनने का बात मैंने सोचा, ताकि लोगों को अच्छे जो विकास है, लोगों को विकास अच्छे से हो सके। क्योंकि अगर राजनीति में अच्छे लोग आएंगे और पढ़े लिखे लोग आएंगे तो विकास सही मायने में हो सकता है। पढ़ने के पीछे आपकी मंशा कुछ और रही होगी। आपने BSc किया, IT किया, तो उसके पीछे तो कुछ मंशा रही होगी कि आगे आपको क्या करना है। बिल्कुल, मैंने सोचा था कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में मैं अच्छा काम करूं। मेरी रुचि वेब डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा था कि मैं एक वेब डिजाइनर बनूंगी। लेकिन फिर मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मैं राजनीति में सक्रिय थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सक्रिय होते होते मैंने देखा कि लोगों को एक अच्छी सोच, युवा लोगों की और पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, जो उनकी समस्याओं को अच्छे से समझ सके, जान सके और उसे आगे उच्च लेवल तक लेके उनकी समस्याओं को दूर मतलब आपने अपनी आँख कान नाक खुले रखे, लोगों की मंशा को समझा, लोगों को आपने अपनी प्रकृति को जो झारखंड में या अपने गांव देहात में जो भी अभी स्थिति है उसको बढ़िया ढंग से समझ करके उसके अनुरूप आपने काम करना शुरू किया, पढ़ाई को दरकिनार कर दिया। देवांश,
आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी शिक्षा ऊंची स्तर पर ग्रहण की, क्या क्या शिक्षा की आपने? मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है बैंगलोर के दयानंद सागर कॉलेज से। अच्छा। इसके बाद मैंने टेस्को करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया है बैंगलोर में एज एन IT प्रोफेशनल। वहाँ रहते हुए मैंने सीखा और जाना कि आज के डेट में ई-कॉमर्स एक बहुत अच्छा लोगों के लिए माध्यम है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन इसमें मैंने देखा कि लोग कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स तो ज़रूर खरीद रहे हैं ई-कॉमर्स से, मगर जो उनके डेली नीड्स की ज़रूरत है जैसे दवाइयाँ, वो इन लोगों को यहाँ रुकते हैं आपको दिमाग से। आप जब पढ़ रहे थे तो क्या आपके दिमाग में ये बात थी कि आप पढ़ेंगे या व्यवसाय करेंगे या नौकरी करेंगे? जी हाँ, किसी लेवल तक मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है कि मैं नौकरी ना करके, या अगर करूँगा भी तो एज अ स्टेपिंग स्टोन उसको यूज़ करूँगा अपने खुद के व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए। नौकरी को पढ़ाई से नौकरी में कोई अंतर नहीं पड़ा आपको? पढ़ाई से नौकरी में अंतर पड़ा। आज के डेट में जितना पढ़ाई से थ्योरेटिकल नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कंपनीज में। मैं कंप्यूटर में मैंने इंजीनियरिंग की है, बट मुझे लगता है जितना मैंने काम करते वक्त सीखा उतना मैंने शायद अपने 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में नहीं सीखा होगा। और आज मैं जो सीख रहा हूँ अपने खुद के व्यवसाय से, वो शायद इन 4 साल के इंजीनियरिंग और 1 साल की नौकरी से कुछ ज़्यादा ही सीखा है मैंने। बिल्कुल सही बात है। जो वास्तविक ज्ञान मिलता है, जो अगर आप धरातल पर आते हैं तो जो काम आप कर रहे हैं उससे जो वास्तविक ज्ञान मिलता है वो किसी भी किताब में पढ़ाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। मोहित जी, आप भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके MBA करके वापस आप बिजनेस में आ गए, क्या सोच थी इसके पीछे? मैंने जब से होश संभाला अपने जीवन में, मेरा यही औचित्य था कि मुझे किसी भी तरह से नौकरी करनी ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरे फादर बिजनेस में हैं तो मैंने उनको देख करके सीखा, उन्हीं के कदमों पर चल करके मैंने चीज़ों को ग्रहण किया। और मेरे में हमेशा था कि अगर कोई आज हमारे देश में कोई युवा है जिसमें टैलेंट है तो टैलेंट कोई दूसरे कंपनी को क्यों दे, वो उस टैलेंट से खुद क्यों ना एक कंपनी बनाए। आज खुद एम्प्लॉयर बनना एक वो 8 से 10 लोगों को कम से कम रोटी देता है या उनके साथ उनकी भरण पूरण का जिम्मेवारी लेता है, लेकिन आज एम्प्लॉय बनना एक एम्प्लॉयर के मामले में बहुत डिफरेंस है दोनों में। बिल्कुल सही बात है। आप तो जी आप और कुछ बोल रहे थे? तो इसमें मेरा यही रुचि रहा कि कोई लड़का बिजनेस करना चाहता था, उसके मन में एक हिचक रहती है कि टैक्स का है या सरकारी नियम है, सरकारी कानून है। तो मैं और मेरे ऑफिस में जो हमारे सहयोगी लोग हैं, हम सब मिल करके ये चाहते थे कि हम उन्हें हेल्प करें। तो कोई आए कि सर ये टैक्स में कैसे होगा, तो ठीक है मेरे ऑफिस में आज है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कंसल्टेंट रखना, बट मेरे ऑफिस में एक आदमी है जो उसको मदद कर सकता है। तो मैंने सिर्फ इतना किया, मैंने अपने और उनको कहा कि आप इन्हें मदद करें। और एक बहुत पुरानी कहावत भी है इसमें कि उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान। तो लोग पहले के ज़माने में लोग मानते थे कि खेती करो तो वो अच्छी बात है, अगर आप कुछ अपना व्यवसाय करो तो भी अच्छी बात है, लेकिन नौकरी को पहले के ज़माने से ही लोग नीचे की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आज के युवा जिनका पहला लक्ष्य होता है नौकरी पाना, एक अच्छी नौकरी पाना, हर युवा का एक सपना हो जाता है कि मैं किसी भी तरीके से IAS बनूं, नहीं तो मैं एक चपरासी ही बन सकता। बड़ी विडम्बना है आज के समय में कि जो ग्रेजुएट होते हैं वे भी चपरासी और दरबान या यहाँ तक भी देखने में आया कि जल्लाद तक की नौकरी के लिए आवेदन दे देते हैं। एक बड़ी विडम्बना है। स्वामी जी, अब आते हैं आपकी तरफ। युवाओं में ये जो भावना आई, लोग असुरक्षित महसूस करने लगे और नौकरी के लिए मारामारी करने लगे कि हमें किसी भी तरीके से नौकरी मिल जाए। आपकी क्या सोच है इस बारे में, क्या बदलाव आए? इसके हम लोग देखते हैं जो एकदम गीता से शुरू होता है। गीता में तो भगवान बता रहा है उद्धरेद आत्मना आत्मानम, एवरीवन शुड रेज ओनसेल्फ बाय ओनसेल्फ। उसके बाद स्थिति शास्त्र से जब बताया अभी उत्तम खेती मध्यम बान अधम नौकरी भीख निदान, कोटि लोग भी सेम चीज बताया, वाणिज्य वसति लक्ष्मी। तो स्वामी जी भी देखते हैं जब बार बार ये चीज ही स्वामी जी बताए जो नौकरी कुकरी कर क्या होगा, पता है पाश्चात्य ज्ञान लेकर विज्ञान लेकर कुदाल से मिट्टी खोदना शुरू करो, उससे बहुत हो सकता है। उनको स्वामी जी का जो शिष्य है उन लोगों को समझ अमेरिका से बता रहा है कि तुम लोग यहाँ पे वहाँ पे जो युवा है उन लोगों को बताओ कश्मीरी शाल है, कश्मीरी शाल लेकर आ जाओ यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेरा जो दोस्त है उनको बता दूंगा। तो यहाँ पे करके बहुत रुपए कमा सकते हैं, क्यों दूसरों का पीछे नौकरी कर रहे हैं। तो अपना पे का वो स्वावलंबी स्वामी विवेकानंद जी का
मैसेज देखेंगे तो हर एक समय एक ही चीज बताए, समझिए बताई भी है, मिशन ऑफ माई लाइफ इज प्रीच टू मैनकाइंड देयर डिविनिटी, हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट इन एवरी मूवमेंट ऑफ लाइफ। जीवन हर एक पहलू में हमारे अंदर जो ताकत है। स्वामी विवेकानंद जिनकी जयंती 2 दिनों बाद है, 12 जनवरी को उनकी जयंती है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। स्वामी जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों, उन्हीं के प्रेरणा स्रोतों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने स्वावलंबन को सबसे आगे रखा। लोगों को कहा कि आप अगर स्वावलंबन की तरफ जाते हैं तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा से छोटा काम भी, उन्होंने कश्मीरी शॉल का उदाहरण दिया स्वामी जी ने कि आप कश्मीरी शॉल लेकर के आएँ, उसे बेचें और स्वावलंबी बने, नौकरी के पीछे नहीं भागें। यही बात थी ना स्वामी जी। आगे युवाओं में जो अभी बदलाव आ रहा है, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं लोग, पढ़ लिख भी रहे हैं, तो एक ध्येय बना करके कि हमें नौकरी करनी है। आपको क्या लगता है भारतीय संस्कृति में क्या इसकी कोई जगह रही है? नहीं, भारतीय संस्कृति में जो बताया, जो अभी उत्तम खेती मध्यम बान, उसमें भी पर गीता की भी बात देखते हैं, हर एक जगह में ही किंतु बताया अपना पैर का ऊपर खड़ा होना। तो स्वामी जी भी बताया एक जगह में कि भारत का जितना संपत्ति है सब छोटे छोटे गांव में अगर डाल देंगे तो भी गांव का कोई उन्नति नहीं होगा, वो लोग अगर अपना पैर का ऊपर खड़ा नहीं हो जाए। अच्छा, एक तो अच्छा बताया, एक मछुआ जो है, मछुआ को मछली नहीं दे के फिशिंग रॉड देना चाहिए, जिसके द्वारा वो मछली मार सकता है। बिल्कुल सही बात है। चावल नहीं दे के अच्छा किस्म के बीज दीजिए, जो बीज से पैदावारी करके अनाज उगा सकते हैं। ये जो है मैंने सब्सिडी, उसके बाद जो ये सब चीज एकदम ही ग्रांट देना एकदम ही अच्छा नहीं है। उन लोगों को ट्रेनिंग देना है जिससे अपना पे अगर खड़ा हो सकता है। इसे स्वामी जी शिक्षा का वेरी क्लियर कट 1892 दिसंबर माह में जब कन्याकुमारी में 3 days and night भारत माता का वो ध्यान किया है, तो भारत का जितना समस्या देखा है, समझिए एक मैजिक वर्ड बताए, शिक्षा। ये जादू मंत्र मतलब हर एक समस्या का समाधान हो सकता है। जी मोहित, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे बात करने के दौरान ये मालूम चला कि आपने कुछ लोगों को जो नौकरी कर रहे थे उनको मालिक बनाने की कोशिश करी। क्या सोच रही है इसके पीछे? जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि लोग स्वावलंबी बने, आदर्श उनके इसी तरीके के कुछ थे, आपके मन में क्या विचार आया? इसमें सबसे पहले जो मेरे मित्र थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि अभी मैं बिज़नेस में आना चाहता हूँ, आई वांट टू डू समथिंग इन। तो उसके पीछे मेरे दिमाग में यही आया कि व्हेन ही वांट्स टू कम, तो उसके मन में हिचक है कि ही वाज द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। इसके पहले किसी ने उसके परिवार में बिजनेस किया नहीं, यहाँ तक कि उसके फादर काफ़ी खिलाफ थे कि तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नौकरी तैयार है, तुम नौकरी में क्यों नहीं आते। तो मैंने एक ही बात कहा कि अंकल ये आना चाहता है, इसे करने दीजिए, और अगर ये करेगा तो अच्छा करेगा, क्या है 1-2 साल मेहनत करने दीजिए। हम कोई मतलब हमारा विचार नहीं था, उसी ने हमें ये कहा कि आप मेरे को गाइड करो। ही वॉन्टेड मी टू गाइड हिम। मतलब मोटी मोटी बात ये हुई कि हर जो कहा जाता है हर बड़ी कामयाबी के पीछे अगर देखा जाए तो कोई छोटा सपना होता है। हाँ, तो उनके पीछे जरूर उनके मन में कोई सपना होगा कि हमें बिजनेसमैन बनना है। उनके पीछे यही था कि वो मेरे स्कूल फ्रेंड ही थे, उनका ये मानना था हमेशा से कि मैं किसी के अंदर नहीं रह सकता। अच्छा, मुझे एक स्वतंत्रता चाहिए। लक्ष्य जो उनका था वो बचपन से उनके पास था। हाँ, कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। वो उसने इंजीनियरिंग की मैकेनिकल में, फिर उसे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसने खुद एक अपॉर्चुनिटी तलाशी कि जो माइंस में सीट बेल्ट इंडिकेटर नहीं होते हैं माइंस के गाड़ियों में, उसको हम डेवलप करें। उसने उसे डिज़ाइन किया और उसकी मार्केटिंग शुरू की। अच्छा, और 1 साल में उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया। ये बात अलग है कि वो आज भी मेरे को कभी कभार फ़ोन करता है कि भाई आई एम फ्रस्ट्रेटेड, इतना मेहनत अभी नहीं हो रहा है। एक दिन मेरे पास आया कि ये मैं अभी 60,000 रुपये मैंने कमाया है, तो मैं इसकी टीवी खरीदने जा रहा हूँ। अच्छा, तो वो चेक उसके हाथ में था, मैंने उसके हाथ से चेक लिया और फाड़ के फेंक दिया। और मैंने उससे यही बात कही कि व्यापार का मतलब 2 ही होता है, व्यय जो उसका पहला शब्द है, इसका मतलब है खर्च। खर्च पे कंट्रोल और व्यय आहार। अगर आप अपने व्यवहार को अच्छा रखते हुए अपने खर्च पे कंट्रोल करते हो तो आप आगे जा करके फेलियर नहीं होगे। बिल्कुल, क्योंकि आगे जो हर व्यापार में एक कड़ा समय, एक मुश्किल समय आता है, उसे पार करने के लिए आज आपको एक कैपिटल अलग करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया, मेरे दादाजी, मेरे परदादा हमेशा मुझसे कहा करते थे कि व्यापार में कमाई बेचने पर नहीं होती है, कमाई खरीदारी में होती है। अच्छा, अगर आप अच्छी चीज अच्छे दाम पे खरीदते हो तो अपने आप बिकेगा, आपको बेचने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाजार की आपाधापी में ना पड़े, जो है उसी को बचा कर रखने में ही आपकी भलाई है, यही आपका। और आज जो एक ट्रेंड आ गया है कि
मुझे फलानी कंपनी का घड़ी खरीदना है या ढिकानी कंपनी का बेल्ट लेना है, तो उन सब चीज़ों से दूर रहना होगा युवा को आज के दिन में। बाजार बात से आज मैं देखता हूँ कि 60,000 रुपये महीने का कमा रहा है और उसे 2 लाख की घड़ी खरीदनी है, तो आज वो पैसे को वो संजोए। आज पैसे को कमाना, उसे बचाना और उसे पचाना है, तीनों अलग चीज़ें हैं जी। कमाना सबसे आसान है, बचाना उससे मुश्किल है, और पैसे को पचाना ये सबसे मुश्किल काम है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो छोटे छोटे मंझले उद्योग जो हमारे गांव में लगते हैं, हमारे ग्रामवासी भाई भी जो छोटा छोटा उद्योग करते हैं, उनके लिए भी ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। पैसे को कमाना, बचाना और पचाना। पैसे को कमाना सीखिए, उसे बचाना सीखिए और उसे पचाना भी सीखिए। देवांश, आपसे एक अलग सवाल पूछते हैं कि आप जब अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ कई युवा होंगे, उनकी सोच क्या थी? वो पढ़ने के लिए आए थे या नौकरी के ख्याल से आए थे या व्यवसाय के ख्याल से आए थे? जी, कई लोग प्रैक्टिकल आज का यही दुनिया है कि कई लोग नौकरी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु हैड कम नौकरी के लिए ही आए थे। नौकरी करना भी गलत नहीं है और नौकरी करने के बारे में सोचना भी गलत नहीं है, मगर उसके पीछे का रीजन क्या है वो सही होना जरूरी है। अगर आप इस डर से नौकरी कर रहे हैं कि अगर आप खुद एम्प्लॉयमेंट में जाइएगा तो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, अगर इस डर से आप नौकरी में जा रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि नौकरी में जाऊंगा, कुछ सीखूंगा और फिर कुछ करूंगा आगे उस जो सीखा हूं मैं उतने दिनों में, तो वो एक सही अप्रोच लेके है। तो आज के डेट में काफी लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, बट उनकी मंशा क्या है उस नौकरी के पीछे भागने से, ये ज्यादा जरूरी है आज जानना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। दीपशिखा, आप महिला वर्ग से आती हैं, युवा महिला वर्ग जिसे कहा जाए। आधी आबादी भारत में, झारखंड में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख युवा है, उसमें से आधी, आपको जेंडर थोड़ा कम है, 987 का ही मान लेते हैं, थोड़ा कम है लेकिन फिर भी है। आप क्या पाती हैं कि महिलाओं में नौकरी या व्यवसाय कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? दोनों ही महत्वपूर्ण है। अच्छा। अभी देखा जाए तो यहाँ की युवा महिला जो है वो नौकरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। व्यवसाय में कुछ ही महिला ऐसे हैं जो आगे बढ़ पाई हैं। तो अभी बैंकिंग के क्षेत्र में खासकर देखिए, बैंकिंग, रेलवे, इसमें हमारे युवा वर्ग की महिलाएं ज़्यादा जा रही हैं। मैं आपको बताऊं कि 9 जो सशस्त्र बैंक हैं भारत के, उसमें से 5 की कमान महिलाओं के हाथ में है। भारत का अगर कहा जाए कि पूरे व्यवसाय का अगर 54% जो रुपया निकलता है, तकरीबन 44,000 करोड़ रुपया, वो महिलाओं के हाथ से निकलता है। आप जब पढ़ रही थी, आपके साथ और भी महिलाएं होंगी जो पढ़ रही थी, उनके दिमाग में क्या सोच? आप लोग आपस में बातें करती होंगे तो क्या सोच रखती थी कि नौकरी करना है, व्यवसाय करना है या सामाजिक जगत में आना है? हमारे साथ जो पढ़ रही थी वो लगभग सभी लड़कियां नौकरी करना चाहती थी। अच्छा। क्योंकि लाइफ सिक्योर हो जाए तो हम आगे अपनी लाइफ को अच्छे से बिता पाए, कभी कोई मुश्किल ना आए, इस तरह का। मतलब जॉब ही सबको जॉब ही चाहिए था, जॉब सिक्योरिटी। हाँ, जॉब, जिंदगी की सुरक्षा। स्वामी जी, एक बड़ी बात उभर कर आई दीपशिखा जी से कि लोगों ने अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए, सुरक्षात्मक जीवन शैली के लिए लोगों ने नौकरी को प्रश्रय दिया। स्वामी जी कहते हैं आप स्वावलंबी बनो, बड़ा विरोधाभास है। आपके विचार से क्या होना चाहिए? ना देखिए, सब लोग तो स्वावलंबी बन के मतलब जब बिजनेस नहीं कर सकते। सब लोग अगर जब एम्प्लॉयर सोचेंगे होंगे तो एम्प्लॉय कौन होगा? जी, ये तो मगर बोलता है लीडर कैनॉट बी क्रिएटेड, लीडर इज क्रिएटेड, मतलब लीडर बॉर्न नॉट क्रिएटेड, कैनॉट बी क्रिएटेड। ऐसा लगा एंटरप्रेन्योर भी ऑल कैनॉट बी एंटरप्रेन्योर। अच्छा। तो मतलब होने से मतलब सबका अंदर इच्छा होनी चाहिए मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, पर सबका अंदर तो कैपेसिटी ना, फैमिली बैकग्राउंड ना, से मैंने फाइनेंशियल कंडीशंस, अब उसका करने के लिए जो रिस्क करना चाहिए उस एबिलिटी भी नहीं है। और इसीलिए मतलब ये नहीं सब लोग को बनना ही है, जो लोग मगर वो अच्छा है, बेस्ट है, वो बन सकते तो बनेगा, नहीं जो जिसका अंदर कैपेसिटी नहीं है वो जरूर अच्छा ऑनेस्ट वे में एम्प्लॉय बनना है, नौकरी करना, जिनमें जो काबिलियत है, जो अपना साधर्म जो है अच्छा से सर्विस देना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अच्छी सेवा जो प्रस्तुत कर सके, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, अच्छे से अच्छी सेवाएं देना। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जो आपाधापी कॉलेजों में होती है पढ़ाई की, उसमें क्या आपको लगता था कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो रोजगार परक है या आपको आने वाले भविष्य में वो पढ़ाई काम देगी? जिस सिचुएशन में कॉलेज आज के डेट में चल रहा है उसमें
बीच कॉलेज में ये जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम युवक के लिए कि उसे ये आगे काम देने वाला है कि नहीं। आजकल लोग रट्टेबाजी में ज़्यादा जा रहे हैं। अब हम स्वामी विवेकानंद के प्रिंसिपल्स को ही अगर ले लें तो वो उन्हें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उन्हें इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। उसी तरीके से किसी इंजीनियरिंग या आज के डेट में सीए या किसी भी लाइन को पकड़ लिया जाए तो वहाँ लोग रट्टेबाजी में जा रहे हैं, ना कि उसे किस तरीके से आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके उसकी सोच को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। दीपशिखा, महिला वर्ग में जो पढ़ाई लिखाई होती है, क्या वो महिलाओं की आने वाली ज़िंदगी के लिए उतनी फ़ायदेमंद मानी जाएगी? बिल्कुल आने वाली ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद मानी जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर जॉब सिक्योरिटी रहेगी तो उनकी लाइफ भी सिक्योर रहेगी। क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं पढ़ रही है, जो पढ़ाई कराई जा रही है उनको, वो बिल्कुल रोजगार परक है कि उनको वो नौकरी मिली जाएगी? अभी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे मैं खुद वोकेशनल कोर्स की हूँ और वीमेंस कॉलेज से मैंने किया है पढ़ाई, तो उसमें जितनी भी लड़कियाँ थी हमारे साथ में उनको लगभग जॉब मिल चुका है। अच्छा, मतलब ये सार्थकता सिद्ध हुई पढ़ाई लिखाई कराने से लोगों को। मोहित, आप बताइए, आपने जो पढ़ाई की और जो अब आप व्यवसाय में आए, तो आपको क्या अंतर लगता है आपकी पढ़ाई और व्यवसाय में? मैंने पढ़ाई तो काफ़ी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ यही था कि मैं जब भी कुछ पढ़ने बैठता था तो मैं एक पार्ट में ही खो जाता था कि आखिर इसका मेरे लाइफ से क्या कनेक्शन, क्या यूटिलाइजेशन है मेरी लाइफ में। जैसे मैं एकदम टारगेटेड था कि मेरे को बिजनेस करना है। मेरे को लगता था कि मेरे लिए हिस्ट्री इतने डीप में पढ़ना मेरे लिए कोई काम की नहीं है। मेरे लिए संस्कृत इतना ज़्यादा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर मेरे को टैक्सेशन पढ़ाया जाए। तो मैंने खुद भी काफ़ी इंटरनेट पे और किताबें लेकर के मैंने काफ़ी पढ़ना शुरू किया। मेरे को अभी मैंने एक प्लांट लगाया है तो उसको लेकर के मुझे इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल्स का नॉलेज का ज़रूरत पड़ा, तो मैं जानकार लोगों के साथ बैठ करके उसके बारे में जानकारी ली या सब चीज़ किया। जब भी कोई भी कॉलेज के बारे में हमारे मित्र जब भी बात किया करते थे तो उनका यही कहना था कि यार मैं तो फलने कॉलेज में जाऊंगा, वहाँ तो स्टार्टिंग पैकेज 25 लाख का है। मैं तो फलने कॉलेज में जाऊंगा, वहाँ तो 20 लाख का मेरे फ्रेंड को नौकरी लगा है। अच्छा। तो उनका ये रहता था कि इतने का पैकेज है, उनका ये मानना नहीं था कि यहाँ अच्छी पढ़ाई है। तो मेरा ये कहना है कि आप पैकेज तो आपको झक मार के देगी सरकार या गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी, ठीक बात। आप पढ़ाई पे और अपने स्किल्स को बढ़ाने में समय लगाएं, ना कि ये खोजने में कि कहाँ पैकेज ज्यादा मिलेगा। आज ये हाल हो गया है कि कंपनीज से लोगों को ले लेते हैं, कंपनीज लोगों को ले लेती हैं इंस्टीट्यूट से कि आपको ठीक है, आपको 30 लाख का पैकेज हम दे देते हैं, और वो जब काम नहीं कर पाते, उनको उस लेवल के एजुकेशन नहीं है या उतना 30 लाख के लायक वो काम नहीं कर पाते, तो कंपनियां उन्हें बाहर कर देती हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव अप्रोच हमारे देश में आ गया है कि वो 30 लाख उसने एक साल में तो कर लिया, लेकिन एक साल बाद जब दूसरी नौकरी खोजने जाता है तो उसका मिनिमम मानक तय हो गया कि पीछे में मैंने 30 लाख की नौकरी की, भले ही वो 10 लाख के लायक ना हो आदमी। बिल्कुल सही बात है। तो इंस्टीट्यूट को ना देखते हुए एक एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए कि मैं ऐसा पढ़ूं कि मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। बिल्कुल सही बात। और अपने आप को आंकना बहुत जरूरी है, ना कि इंस्टीट्यूट के दम पे आप नौकरी लें। बिल्कुल सही बात। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। अभी भी विडम्बना है हमारे देश की कि 1947 में अगर हमारे यहाँ 27 विश्वविद्यालय थे तो आज मान लीजिए कि 500 के लगभग हैं। फिर भी अगर आप जो हाई स्कूल पास करने वाले बच्चे हैं उसमें से 15% का अगर नामांकन कराने चाहे अगर सरकार विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए, उसे 1500 विश्वविद्यालय खोलने होंगे, और उस पर कुल खर्च का अनुमान जो लगाया गया है वो 2,26,000 करोड़ का। तो ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। लेकिन 2,26,000 की ज़रूरत जरूर है, लेकिन हमारी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना खत्म हो रही है उसमें मात्र प्रावधान किया गया है 77,399 करोड़। तो एक बहुत बड़ा गैप है। बेरोजगारी का भी एक गैप अगर माने तो रोजगार जो बढ़ रहे हैं वो 2.3% की दर से बढ़ते हैं और बेरोजगारी 2.5। तो ये बहुत बड़ा गैप है। लेकिन एक जो सवाल है वो शिक्षा का सवाल है। स्वामी जी ने भी कहा है शिक्षा सबसे बड़ा मूलभूत कारण, आपने ही बताया स्वामी जी। आपको क्या लगता है आज की जो शिक्षा पद्धति है कितनी कारगर है युवाओं के लिए, क्या बदलाव होने चाहिए? यहाँ पे जो आप लोग जब बताए, यहाँ से स्वामी जी वेरी क्लियरली बताया क्या शिक्षा कैसा होना चाहिए। जो विद्यालयी शिक्षा, उसके साथ कारीगरी शिक्षा, उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा। अच्छा, ये तीनों अगर कंबाइन होगा तो दैट विल बी द बेस्ट एजुकेशन। क्या क्या बताया आपने? विद्यालयी शिक्षा जो रेगुलर जो स्कूल में जो पढ़ते, साथ साथ कारीगरी शिक्षा जिसके द्वारा अपना पैर का ऊपर खड़ा हो सकता है। ठीक है। केवल ये होने से नहीं होगा, अच्छे आदमी बनना है।
इसके लिए नैतिक शिक्षा, जो स्वामी जी इसके बाद 3 H बताए। फर्स्ट हैंड, आपका हेल्थ स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है, जैसे मेहनत कर सकता है। सेकेंड वाला हेड, जो आपका दिमाग को शार्प बनाना, जो समझ सकता है सब चीज़। उसके साथ साथ हार्ट, हृदय को दूसरा के लिए दुख, मैंने वो बोलता है वो है महात्मा जिसको हुज हार्ट ब्लीड्स फॉर द पुअर, जिसका हृदय दूसरा के लिए दुखता है वो महात्मा। हम लोग समाज में देखते हैं जो शिक्षित आदमी इतना शिक्षित, पहले सोचते थे शिक्षित आदमी हुआ मतलब बहुत अच्छा ईमानदार आदमी होगा, अच्छा पॉलिटिशियन लीडर होगा, अच्छा काम करेगा। अभी तो आपको सबका पास क्लियर है कि शिक्षित आदमी केवल होने से हम लोग का देश का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अच्छा, अच्छे आदमी होना चाहिए। बिल्कुल। तो केवल अच्छे आदमी जिसके पास नॉलेज नहीं है, टेक्निकल स्किल ना, वो भी नहीं होगा। इसे तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, वो होगा अच्छा, दिस द बेस्ट एजुकेशन। इसके द्वारा हर एक किस्म का, हर एक टाइप समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब विद्यालय शिक्षा, आप स्कूलों में शिक्षा जरूर ग्रहण कीजिए। अपनी शिक्षा के दौरान आप कारीगरी की शिक्षा भी, जो आप हुनरमंद बन सकते हैं, वो भी जरूर ग्रहण कीजिए। और तीसरी उन्होंने जो बताई, नैतिकता, अगर आप में नैतिकता कायम रख सकते हैं तो भी आप सफल इंसान हो सकते हैं। 3H जो स्वामी जी ने बताया, पहला है हैंड, जो हाथों के द्वारा आप, हाथों में जो हुनर होगा वो आपको काम आएगा। दूसरा है हेड, अपने दिमाग को कुशाग्र बनाइए, अपने दिमाग को तेज बनाइए, लोगों चीज़ों को परखने की अपनी कुव्वत बनाइए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा हार्ट, काइंड हार्टेड, गरीबों के प्रति या उन लोगों के प्रति, समाज के दबे कुचले लोगों के प्रति अगर आप अपने हृदय को खोलते हैं तो आप निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। स्वामी जी के ये विचार रहे। आगे आप भी, मैं भी बढ़ सकते हो, समाज भी आगे बढ़ सकते हैं। दीपशिका, एक चीज़ जो स्कूलों में एडमिशन या उच्च शिक्षा में जो एडमिशन्स होते हैं या जो लोग उच्च शिक्षा में जाते हैं, एक नहीं लगता कट ऑफ मार्क्स की एक बहुत बड़ी विडंबना होती है कि फलाना बच्चा 98% पे कट ऑफ मार्क्स, वहीं पर एडमिशन खत्म। क्या आपको नहीं लगता है कि जो 98% लाया हुआ बच्चा है, 96% लाया हुआ बच्चा उससे कम होगा? नहीं, देखिए गांव में क्या होता है, हमारे यहाँ एक तो झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, और परसेंटेज की बात यहीं पे अलग हो जाती है। CBSE बोर्ड के बच्चों का परसेंटेज हाई लेवल का होता है और झारखंड बोर्ड के बच्चों का परसेंटेज लेवल लो कम होता है। तो जैसे अगर हम यही बात करें, रांची की बात करें, अगर सन JVS में आपको एडमिशन लेना है और आपके बच्चे का परसेंटेज 58% से बिलो है या फिर 60% भी है, तो आपको एडमिशन नहीं होगा। अच्छा। लेकिन बाकी बच्चों का जो CBSE बोर्ड के हैं, उनका 80%, 90% ऐसे में उनका एडमिशन हो जाता है। और हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो झारखंड बोर्ड के हैं, लगभग झारखंड बोर्ड में वही बच्चे होते हैं जो गांव के होते हैं, रूरल एरिया के। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक बच्चा जो एक NGO से संबंधित है, वाद विवाद गोष्ठी में भी काम करता है, पत्रचार लेखन में भी काम करता है, पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, उसके मार्क्स आते हैं 64%। एक बच्चा जो दिन रात किताबों में ही खोया रहता है, सिर्फ किताबें ही उसकी ज़िंदगी है, वो लाता है 80%। तो आप अगर इन दोनों बच्चों में से चुनना हो तो किसे चुनेंगे? तो मैं 64% वाले बच्चे को चुनूंगी। लेकिन विडंबना नहीं है कि हमारे राज्य में के विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में 60% अगर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लोगों में अभी तक ये हमारे जो पढ़ाई, जो शिक्षा का जो अभी स्वरूप चल रहा है, इसके तहत लोगों में, बच्चे के मन में जो बच्चा आ रहा है उस शिक्षा के लिए, उसका और आहार व्यवहार कैसा है, उसकी बाहरी दुनिया की उसको कितनी जानकारी है, वो कितना दूरदृष्टि हो सकता है, कितना सामाजिक हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ मार्क्स 68% लाए हैं तब आपका एडमिशन होगा, भले ही 66% वाले का नहीं हो। माना ये भी जाए कि 68% से ज़्यादा अच्छा 66% वाला हो सकता है। पढ़ाई पर कट ऑफ मार्क्स पर ध्यान देने की आवश्यकता जो आज की परिपाटी बन गई, ये भी बहुत गलत है। देवांश, आपके इंस्टीट्यूट में जो लोग पढ़ने आते थे उनको निश्चित रूप से पैकेज के बाद जो अभी मोहित ने कही, क्या वहाँ भी ये लगता था कि पैकेज के पीछे लोग भागते हैं? जी बिल्कुल। ये सिर्फ हमारे ही इंस्टीट्यूट में नहीं, मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने ये फेस किया होगा किसी न किसी टाइम पे अपने लाइफ में कि हर इंस्टीट्यूट के बच्चे सिर्फ पैकेज के पीछे ही भागते हैं। अच्छा। और जो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 68% वाला बच्चा हो सकता है 66% वाले बच्चे से कमज़ोर हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसका सॉल्यूशंस क्या है? तो जैसा कि मैं सोचता हूँ, मैं ये जानता नहीं हूँ कि मैं जो सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, बट अगर हम अपना प्रोसेस थोड़ा रिवर्स करें, जैसे आजकल MBA स्कूल्स हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, इनमें एडमिशन के लिए बच्चों को पहले
कैट जैट मैट इस तरीके के एग्जामों से गुजरना पड़ता है। कुछ परसेंटाइल नंबर लाने के बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा, अगर हम बच्चों को पहले इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करें और उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे हैं उनके मार्क्स देखें तो हमें कुछ प्रोसेस कुछ रिफाइन होता है हमारा, कि हमें पता चल रहा है कि बच्चे का कैलिबर क्या है। किसी से बात करने से, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को जानने से हमें उनके बारे में पता चलता है। सिर्फ मार्क्स देखने से हम उनका सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जान पाते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू प्रोसेस से हम उसका करियर क्वालिफिकेशन जान पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग इस प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स करके देखें तो एक रिफाइंड अप्रोच मिलेगा कि बच्चों को पैकेज भी मिले जो वो चाहते हैं और इंस्टीट्यूटों को बच्चे भी मिले जिसके वो केपेबल हैं। बिल्कुल सही बात। मतलब जो व्यवहारिकता के प्रति अगर आप संवेदनशील हैं, व्यवहारिक जगत में अगर आप ज़्यादा सक्रिय हैं तो निश्चित रूप से आप सफल कहला सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप किताबी कीड़ा बनकर रह जाएं। आप ABCD पढ़ते रहिए, लोगों में अभी तक जो ज्ञान की जो धारा है जो लोगों के बीच में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं इसके पीछे कि एक बार आइंस्टीन, वर्ल्ड फेमस आइंस्टीन के पास नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, इनके पास एक महिला गई अपने बच्चे को लेकर, उन्होंने उसको कहा कि आप इसे ऐसा कुछ बताइए जो कि ये पढ़ करके वैज्ञानिक बन सके। उनका जवाब था कि आप इसे परी कथाएँ पढ़ाएं। तो वो महिला सोची कि शायद ये बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं, उन्होंने फिर से उसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आप अगर इसे ज़्यादा होशियार बनाना चाहते हैं तो परी कथाएँ पढ़ाएं। इसके पीछे उन्होंने, जब महिला उनसे बहुत ज़्यादा पूछी तो उन्होंने इसके पीछे कारण बताया कि अगर बच्चे की कल्पनाशीलता, परी कथाओं में कल्पनाशीलता होती है, कोई हकीकत नहीं होती है, यहाँ नगर वहाँ जहाज, ये परी वो ये जादू करके ऐसा कुछ, तो ये कल्पनाशीलता अगर बढ़ाते हैं आप अपने अंदर में, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आइंस्टीन ने भी कहा कि हमारी कल्पनाशीलता ने ही मुझे इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाया। आज के समय में अगर देखा जाए कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, 2 ट्यूटर और रख दिए। दीपशिखा, क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं नहीं, होता आपके गांव समाज में ऐसा होता होगा? ट्यूटर जी नहीं, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो आप लोग क्या करते हैं? अगर देखने में तो यही आता है कि बच्चे अगर कमजोर है तो उसके माता पिता उसे ट्यूटर के पास ले जाएंगे, अलग से उसको ट्यूशन देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उसे अलग से ट्यूशन देने के बजाय उसकी रुचि जानी जाए कि वो किस चीज़ में रुचि। ऐसा भी नहीं होता है कि आपके गांव देहात में अगर बच्चा कम पढ़ रहा है, पढ़ने में कम, ओझागुनी के पास भी ले जाते हैं कि इसे झाड़ दीजिए? अभी तक तो ऐसे कोई मामले नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बच्चे के प्रति अगर वो पढ़ने में कमजोर है, नहीं, ऐसा मैंने देखा है कि अगर ये पढ़ने में कमजोर है, एक गंडा ताबीज पहना दिया जाता है कि इससे बच्चा पढ़ने में तेज हो। एक मोती पहनाते हैं लोग, कहते हैं कि इससे बच्चे का दिमाग शार्प होगा, या उसे कुछ कुछ खिलाते हैं कि इसको खाने से इसका दिमाग शार्प होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे का अगर अपनी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी एक विषय के प्रति हो सकता है उसे अरुचि हो, और आप उसे ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो कृपया ऐसा न करें। आप उसकी रुचि के हिसाब से पढ़ाएं। कई एक हो सकता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं, एक सशक्त माध्यम भी हो सकता है आपको संदेश देने का। कई एक सिनेमा ऐसे आए हैं, जैसे एक 3 इडियट्स पिक्चर आई थी, उसमें 2 युवकों की कहानी थी जो पढ़ना कुछ चाहते थे, बनना कुछ चाहते थे, और उनके माँ बाप की ज़बरदस्ती के आगे पढ़ाया कुछ और जा रहा था। जब उन्हें इससे आज़ादी मिली तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे जाकर काम किया। एक बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास हमारे दर्शकों की कुछ और प्रतिक्रिया है स्वामी जी के विचारों के प्रति, हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक्चुअली जो भी युवा है वो अगर उनके पेरेंट्स कुछ उन्हें समझाते हैं तो उन्हें समझते नहीं। उनको तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए। अगर वो अपने पेरेंट्स को समझेंगे तो वो किन्हीं बड़ों, जो भी हमारे बड़े हैं, जो हम लोगों को जो भी आदर्श दिए हैं, और उसको भी समझ सकते हैं और उससे अपनी संस्कृति को अपने ऊपर ढाल सकते हैं, या फिर उसमें उस परिवेश में खुद को ढाल सकते हैं। लोग है ना कि आज जैसा युग चल रहा है उस माहौल पे लोग ढल गए हैं, तो जो देख रहे हैं उसी पे वो ज़्यादा फोकस देते हैं। पुरानी बातों पे वो सोचते हैं कि नहीं, पुरानी बातों जो कहे, जो ये महापुरुष जी ने जो कहा है, ये फोकस फालतू है, ऐसा कुछ होता नहीं है, अरे यार छोड़ो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, अपना काम पे ध्यान दो। तो ये सब आज के युवा ऐसा तो हम देखते हैं कि बहुत कम ही लोग ऐसा ध्यान उसको फॉलो करते हैं। कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ये भी है कि बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छाई हो, लोग एक दूसरे से प्यार करें। जो लोग देखते हैं, एक तो देखा इसमें बहुत होता है कि लोग वो ऐसे करे तो मैं ऐसा क्यों ना करूं। इसीलिए लोग देख के भी, और घर से भी लोग को शिक्षा ऐसा नहीं मिलता है कि तुम लड़कियों का इज्जत करो, या फिर स्किल नहीं है इसलिए उसकी सम्मान, उसके घर में भी माँ बहन है, उसको भी लोग इज्जत करते होंगे, लेकिन बाहर की लड़कियों को लोग छेड़ते क्यों? घर से वैसा मिलता नहीं है संस्कार, तभी वैसे करते हैं।
हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं थी। सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं भी एक व्यवसाय वर्ग से हूँ। मुझे जो महसूस होता है कि बेरोजगारी, जो लोग कहते हैं बेरोजगारी, मेरे हिसाब से बेरोजगारी नहीं है। मेरे हिसाब से एक अच्छे आदमी को अच्छा काम नहीं मिलता है और एक अच्छे काम को अच्छा आदमी नहीं मिलता है। ये जो बीच का गैप है ना, जो ना इधर के हैं ना उधर के, वही बेरोजगार है। अगर आप में कुछ भी क्षमता है उसे आप आगे बढ़ाइए। स्वावलंबन की तरफ से आप कुछ नहीं कर सकते, छोटा मोटा काम कर सकते हैं। सरकार भी आपके साथ काफ़ी कामें करती है। मोहित, कुछ सरकार की जो नीतियाँ हैं उस पर कुछ चर्चा डालेंगे? सरकार की नीतियों के बारे में अगर बात करें तो सरकार ने काफ़ी एक अच्छे स्कीम्स और प्लान्स लाए हैं उद्यमियों के लिए। जैसे कि एक है राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना, जिसके अंतर्गत कि आपको एक क्रेडिट लिंक्ड लोन मिलता है, जिसकी गारंटी सरकार लेती है कि ये नहीं चुका पाएगा तो हम चुकाएंगे। अच्छा। और कुछ समय बाद जब आप 3 साल 5 साल वो बिजनेस चला लेते हैं तो सरकार की तरफ से वो पैसा आपको भी मिलता है जी। उसी तरह से एक है नेशनल मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग। इसके अंदर में 75 लाख रुपए तक का ग्रांट है। ये भी क्रेडिट लिंक्ड है कि आपको इंडस्ट्री लगाइए फूड प्रोसेसिंग में और 3 साल तक आपको उसको चलाना है, और आपको जो लोन मिला है उस लोन के साथ उसको वो लिंक कर देते हैं तो आपको लोन में बैंक के द्वारा जो ब्याज लगता है वो कम लगेगा, उतने रुपए पे नहीं लगेगा। उसी तरह से ITI है। आज मैं खुद एक प्लांट चला रहा हूँ, हमारी ऑफिस है। आज ऐसा नहीं है कि रोजगार की कमी है। हम लोग आज आगे उद्यमी भी नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे हैं। आज एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन खोजने जाइए तो रांची में गिने चुने लोग हैं जो एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन के नाम पे आएंगे। तो क्यों ना आज गाँव के, जैसे दीपशिखा जी साथ में है, आज क्यों ना हम गांव के लोगों को इस तरह से बढ़ाएं कि ठीक है, आज आप एक बहुत बड़ा एजुकेशन इंजीनियरिंग का नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक बार ITI ही करके एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन के अंदर में ट्रेनिंग लें और आप फिर खुद एक इलेक्ट्रीशियन बने या प्लम्बिंग में आए। तो उस तरह से काफ़ी रोज़गार काफ़ी है। जितनी बिल्डिंग बन रही है, मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं यार अच्छा प्लम्बर नहीं है, अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं है, चाहे मेरी फैक्ट्री में अच्छे लेबर नहीं है। हमारे फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं बोलते हैं यार ये आदमी दिल्ली से आया, तुम इससे ये मशीन चलाना सीखो। फिर दिल्ली वाले जब चला जाएगा तो मैं तुम्हें अभी 5,000 में काम करो, मैं तुम्हें 10,000 दे करके करूँगा। मगर उसमें अपने में कुछ चाह नहीं आती है कि मैं इस मशीन को चलाना सीखूं, या उसमें खुद में वो जज्बा, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं करूं। तो इसके लिए सरकारों को या पंचायतों को, लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा एक कार्यक्रम चल भी रहा है, कौशल विकास फेलोशिप योजना। काफ़ी योजनाएं जिनसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। कौशल विकास से पिछले कार्यक्रम में लोग बात कर रहे थे, वहाँ पर कई एक महिलाओं को उन्होंने फिटर और प्लम्बर की ट्रेनिंग दी है जो कि आज दुबई तक में जा रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आ रही है। जो बातें हो रही गाँव के स्वावलंबन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वामी जी के विचार भी जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाने वाले हैं, स्वामी जी के विचार भी स्वावलंबन और शिक्षा के प्रति क्या थे, हम जानना चाहेंगे हमारे बीच बैठे स्वामी भवेशानंद जी से। अभी हम लोग थोड़ा पहले से जो बात किए हैं, जो स्वामी जी जब शिक्षा का, विद्यालय शिक्षा, कारीगरी शिक्षा, साथ साथ नैतिक शिक्षा, तीनों शिक्षा कंबाइन करना चाहिए तो अब एक आदर्श एक आदमी बन सकता है। जैसे अभी उन्होंने बताया, हम लोग भी देखते हैं बहुत, जब BA पास एक सब क्लार्क के लिए BA पास आदमी आता है 3,000 4,000 रुपया के लिए, बहुत आदमी मिलेगा, मगर अच्छे कोई एक तो टेक्नीशियन नहीं मिलेगा। अरे अभी एक लेबर जो है, लेबर के भी 300 रुपया 350 रुपया पर डे है, और BA पास MA पास करके 3,000 रुपया में आपका 10 20 30 40 कितना आदमी घूमते रहता है, और लेबर नहीं मिलता है, स्किल लेबर नहीं मिलता है। तो ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट जो दिखता है, जो अभी जो मॉडर्न लैंग्वेज में बोलता है अनएम्प्लॉयबल एजुकेटेड यूथ। अच्छा, अनएम्प्लॉयबल एजुकेटेड हम लोग का बहुत बड़ा समस्या है। देखिए ये समाधान का सूत्र स्वामी जी आज क्लियरली बता दिए। एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा साथ साथ कारीगरी शिक्षा देना चाहिए और नैतिक शिक्षा। नैतिक, तो अभी जो बताया 3 A's मॉडर्न लैंग्वेज में बताएंगे तो नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अच्छा, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो हैंड फॉर स्किल, फर्स्ट इज हैंड फॉर स्किल, सेकंड इज हेड मीन्स नॉलेज, और साथ हार्ट मीन्स एटीट्यूड। तो काम का कर्म क्षेत्र में भी ऑनेस्ट आदमी मिलना, सिंसियर आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। शिक्षित आदमी मिलता है, पर ऑनेस्ट आदमी, सिंसियर आदमी, हम लोग का यूनिवर्सिटी है जो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे भी जो हम लोग एम्प्लॉयर के साथ बात करते एक ही बात बोलते हैं स्वामी जी। स्वामी जी बहुत शिक्षित आदमी लड़का मिलता है, मगर स्किल नहीं है। स्किल है तो ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी है तो सीरियसनेस नहीं है। हर एक समय ये मतलब इसका हम स्टेपिंग स्टोन उपयोग करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। इसका क्या, इसका अच्छा दूसरा से मिल गया, इसका कोई नुकसान क्या हुआ, हम लोग बड़े सोचते नहीं है। इसीलिए हम लोग को जो चाहिए कि ईमानदार आदमी जो का नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, एटीट्यूड भी चाहिए। ये हर एक जगह में किंतु एम्प्लॉयमेंट हम लोग
यूनिवर्सिटी का जो खोला है 2006 से, जो भी एम्प्लॉयमेंट के बारे में प्लेसमेंट। कौन सी यूनिवर्सिटी खोली आपने? रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी, जो 2005 से हुआ। रांची में 2000। पाठ्यक्रम इसका क्या उसी तरीके का है जो पहले के विश्वविद्यालय में होता था या कुछ अलग? ना, यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है हम लोग नाम है एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट। अच्छा। ये पूरा नॉन कन्वेंशनल है, जो समाज में जो नीड है जनरली नॉट कवर्ड बाय दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बस गैप एरिया, ये जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो स्वामी जी का सोच था, ये एरिया गैप एरिया, ये एरिया का आधार पर हम लोग, मतलब स्वामी जी की सोच के आधार पर आपने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार के तरह इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर रूरल लेवल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रूरल लेवल में पढ़ाता है, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और साथ साथ नैतिक शिक्षा, ये चारों का कॉम्बिनेशन में भारतवर्ष में अभी तक कहीं नहीं है। अच्छा, हम लोग बोलते 4 पिलर्स। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार और उनके दर्शन का ये नतीजा है। नतीजा शुरू ऐसे ही हम लोग जो दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें हम लोग नया ऐसे चालू किया इसी वर्ष से, जो हम लोग गांव से ट्राइबल बच्चे को ला के 80 बच्चे एक साथ में रहते हैं, जो एकदम 100% फ्री बोर्ड एंड लॉजिंग टेक्निकल इसमें दिया जाता था। अच्छा। अभी भी दिया जा रहा है। उसको साथ अभी हमें करना है कि विद्यालय शिक्षा समझ जो बताया, जो हमें बहुत बच्चे हैं जो क्लास 8 का ड्रॉप आउट्स हो गया ट्राइबल बच्चे में, उन लोग हम लोग लाते हैं, लगे एनआईएस के साथ जोड़ दिया है। अच्छा। तब एनआईएस के जो शायद 9-10 जो पढ़ता है, या और जो 10 के पास है 11-12 पढ़ता है, ये हो गया विद्यालय शिक्षा। साथ साथ एनआईएस का वोकेशनल डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, हम लोग का दिव्यांग का आईसीआर का भी जो सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है, तो वो जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें भी देता मैं विद्यालय शिक्षा, साथ साथ कारीगरी शिक्षा, साथ साथ हम लोग इन बिल्ट जो सुबह से रात तक, सुबह मेडिटेशन, भजन, प्रार्थना, देन एक्सरसाइज करना, देन कैंपस क्लीनिंग, स्वावलंबी कैंपस क्लीनिंग, उसके साथ साथ रामायण महाभारत दिखाना, स्वामी जी के बारे में क्लास लेता है, इंडियन कल्चर हेरिटेज के बारे में बताता है। तो ये जो साथ साथ इन बिल्ट मैंने पूरा सिस्टम के अंदर ही वैल्यू इनके जरिए आप वो जो 3 जो स्वामी जी की सोच और जो विचार थे, नैतिकता, अध्ययनशीलता और कारीगरी, इन तीनों का आप समावेश करके बच्चों में अभी दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग इस अक्टूबर माह से शुरुआत की है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, वेरी वेरी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। तो यही होता है मतलब जो बताया मॉडर्न लैंग्वेज में नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। आपको क्या लगता है स्वामी जी के सपनों का जो भारत था, जो उन्होंने सपने देखे थे, शिकागो के एक धर्म सम्मेलन में 2 मिनट का भाषण, 471 शब्दों का वो भाषण, विश्व अचंभित हुआ उनके इस भाषण से। आज भी मतलब विश्व उस भाषण को कोई भूल नहीं पाया। उन्होंने ही दर्शन, उसी भाषण का असर था कि स्वामी जी को युवाओं का प्रणेता और भारत के युवाओं का कम से कम प्रेरक माना जा सकता है। इन्हीं के नाम पर 1984 से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। 12 जनवरी को ये होना है। स्वामी जी के जो विचार थे, उनके सपनों का भारत और आज के भारत में आप क्या पाते हैं? अभी जितना दिन जा रहा है हम लोग देखते गवर्नमेंट का जितना पॉलिसी हो रहा है, देखेंगे स्वामी जी जो विचार 100 साल पहले सोचे थे वो साल अभी हो रहा है। अच्छा। जैसे स्वामी जी बताते एजुकेशन फॉर ऑल, अभी 2009 में राइट टू सर्व शिक्षा विजन हो गया। बिल्कुल स्वामी जी चाहते सबके लिए खाना, वैसे कि जब एक तो कुत्ते भी भूखा रहेगा तो कुत्ते खिलाना है तो मेरा धर्म होगा। अच्छा। तो अभी देखिए फूड फॉर ऑल, ठीक। तो जो ऐतिहासिक रमेश चंद्र मजुमदार बताया जो स्वामी विवेकानंद पहले भारतवासी है जो सबके लिए सोचे थे। इसके पहले कोई आदमी सबके लिए नहीं सोचे थे। अभी सब चीज, कोई भी चीज कर रहा है हमने फॉर ऑल, आम आदमी के लिए करके अगर देखा आम आदमी पार्टी बन गया है। बिल्कुल ठीक। तो आम आदमी के लिए सोचा स्वामी विवेकानंद पहले कोई आदमी नहीं सोचा है। तो इसीलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, एवरीथिंग, व्हाटएवर जो एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, कोई भी मुझे बताता है हर एक समय बोलते फॉर ऑल, आम आदमी के लिए। ये समझिए बहुत बड़ा एक विचार है शिक्षा के लिए स्पेशली। जो बात है शिक्षा के लिए अभी तो हम लोग सोचते ही मालूम ही है कि शिक्षा के लिए हम लोग गवर्नमेंट कितना जोर दे रहे हैं। साथ साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो स्वामी जी अभी जो बताया, जो कारीगरी शिक्षा, नेशनल स्किल इसके लिए है जो विद्यालय शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन देना है। एक ही चीज साथ साथ वैल्यू एजुकेशन कंपल्सरी हो गया अभी। बिल्कुल अभी यूनिवर्सिटी लेवल में भी बता रहा है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लोग को भी प्रमोशन के लिए भी वैल्यू ओरिएंटेशन कोर्स करना है। जो स्वामी जी जो चीज बताया अभी 100 साल में हम लोग का एक थ्रू एक्सपीरियंस हम लोग देखता है जो वो नहीं करने से हमारा देश को आगे डेवलप नेशन में नहीं कर सकते। और है 21 जून विश्व योगा दिवस, तो इंडियन समझ बार बार बताया जो इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो हेरिटेज है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, ये पूरा दुनिया को फैलना है। ये हम लोग को देने का चीज है। और दुनिया से मतलब वेस्ट से स्पेशली जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वर्ड स्किल है, जो सोशल
कल्चर, सोशल डेवलपमेंट जो है, ये सब चीज़ उन लोग से सीखना है। और हम लोग का इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी देना है। तो विश्व योगा दिवस जो अभी पूरा दुनिया में, एक तो मालूम है यूएनओ का एक ही एजेंडा है, अभी तो रिकॉर्ड है जो 177 कंट्री उसको सपोर्ट किया है, और तब 90 डेज में अप्रूव भी हो गया। ये दोनों ही मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूएनओ का रिकॉर्ड है। ठीक समझिए ना। एक बात और, स्वामी जी की बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो बात उन्होंने जो कही कि अगर वेदांत मेरा शरीर, मेरी आत्मा है, तो मेरा शरीर इस्लाम होगा। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जितनी भी जातिगत जो समस्याएं हैं, इसके लिए भी उनकी सोच 100 साल पहले 1863 में उनका जन्म हुआ था, 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उस समय 100 साल पहले भी उन्होंने जो चीज़ें सोची, जो स्वामी जी भी बता रहे थे हमें, जो चीज़ें उन्होंने उस समय सोची, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो आज के दिन में हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, वुमेन एम्पावरमेंट, समझिए बताए, भारत को जगाना है तो आम आदमी को उठाना है और महिला को जगाना है। दीपशिखा खुश होंगे लगता है इस तो बात समझिए कि महिलाओं को उठाना है। स्वामी जी ने आपके लिए 100 साल मिशन का सबसे पहले जो एजुकेशन शुरुआत हुआ महिला के लेकर ही हुआ। रामकृष्ण मिशन निवेदिता विद्यालय है, एवं शारदा माँ जो है उसे दीप प्रज्वलन की थी। अच्छा, शारदा माँ, बिल्कुल। एवं ये भी एक तो रिकॉर्ड है वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो पहले भी मतलब बुद्धिस्ट में नानारी है, क्रिश्चियनिटी में है, उसमें नानारी का हेड है किंतु कोई मॉन्क है। रामकृष्ण स्वामी जी जो मार्गदर्शन किया, शारदा मठ और शारदा मिशन जो किया है, उसे 100% मेंटेन बाय दी नन्स ओनली। इनिशियल फ्यू इयर्स रामकृष्ण मिशन में सीनियर जो मॉन्क्स है थोड़ा गाइड किए थे, अभी 100% है। ये भी किंतु पूरा दुनिया के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के लिए निवेदिता को लाई है। समझिए बताए, ऐसा एक तो महिला लाना है जिसको देख के हम लोग महिला लोग जागेगा, इसलिए निवेदिता को लाई है। दीपशिखा, महिलाओं के प्रति भी स्वामी जी की जो सोच थी, आज उसे मूर्त रूप देने की कोशिश हो रही है। चलिए, शुरुआत छोटी है जरूर, लेकिन कभी न कभी तो फल इसका निकलेगा। देवांश, आप भी स्वामी जी के विचारों से लगता है कि आप भी बहुत प्रभावित रहे हैं। मोहित, आप भी, मुझे लग रहा है कि जो स्वामी जी ने बोला स्वावलंबन की भाषा, तो आपने स्वावलंबन के लिए, चलिए अपने 2, 4, 10 जितने भी दोस्तों का अगर आपने स्वावलंबी बनाया, नौकर से अगर व्यवसायी बना दिया, आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं, 60,000 ही पहली कमाई मिली, तो ये उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी और बहुत सब्र की बात होगी। हमारे दर्शकों से, युवा खासकर नौजवान दर्शकों से हमारा एक निवेदन है कि अपने सपनों के पंख को खूब फैलाकर उड़ना सीखिए। स्वावलंबी बनना है। स्वामी जी के विचार और उनके जो दर्शन हैं, अपने आध्यात्मिक विद्यालय शिक्षा जरूर ग्रहण कीजिए, कारीगरी शिक्षा भी जरूर ग्रहण कीजिए, और नैतिकता, ये इसका कभी भी साथ न छोड़ें, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में हाँ बोलिए, स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं। तो मेरा एक ही युवा लोग को जो सामने जो बैठा है, एक ही संदेश है, हर एक दिन कम से कम 10 मिनट स्वामी जी का किताब जरूर पढ़िए। देखो रविंद्रनाथ जो बताया जी, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव। वो पढ़ने से अंदर से ताकत आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, जोश आएगा, जिसके द्वारा जो अच्छा स्टूडेंट बनेगा, जो अच्छा किसान बनेगा, अच्छा जो शिक्षक अच्छा शिक्षक बनेगा, जो जहाँ पे है उसमें, क्योंकि ताकत हमारा अंदर है। तो स्वामी जी का जो एक सेइंग्स बताते हैं, मैं अपना पानी विराम देता हूँ, जो विश्वास विश्वास विश्वास, अपना ऊपर विश्वास, ईश्वर के ऊपर विश्वास, यही उन्नति करने का एकमात्र उपाय है। तो हम लोग बहुत अच्छा लगा मेरा विश्वास जो यहाँ पे बैठे हैं। सही बात है स्वामी जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है, किसी आदमी को अगर सांप ने काट लिया है, अनजान है वो, तब तक उसे डर नहीं लगता। जिस वक्त आपने उसे बता दिया कि आपको सांप ने काटा है, वो उस आदमी की हालत खराब हो जाती है। तो बहुत सी चीज़ें अगर आप नहीं कहते हैं, तो एक ऐसा वातावरण आपके चारों आपके इर्द गिर्द खड़ा हो जाता है कि वो निगेटिव ही बन के रह जाता है, वो नकारात्मक हो जाता है। अगर आप चीज़ों को सकारात्मक ढंग से लें, चीज़ों को अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करें, तो आपको सचमुच में अच्छा लगेगा और आपकी चीज़ें भी अच्छी होने लगेंगी। बहुत से लोग जो कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, अगर वो सोचने लगे नौकरी मिल रही है, तो निश्चित रूप से नौकरी भी मिल सकती है, या कुछ भी जो आपके मन में है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में देवेश आए, बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपशिखा, आपने आबादी का प्रतिनिधित्व किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपने बड़े गूढ़ विचार स्वामी जी के बारे में बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित, जो काम आप कर रहे हैं बिल्कुल करिए, आगे बढ़िए, हमारी यही कामना है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।